हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। 12-13 को कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीजन में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। मानसून के दस्तक के बाद रफ्तार धीमी पड़ गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मानसून के दस्तक से के बाद ये जो बारिश है वो रफ्तार उसकी धीमी हो गई है। तो मानसून के दस्तक के बाद रफ्तार धीमी पड़ गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, हिमाचल में भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 12-13 को कुछ क्षेत्रों में भारी बरसात होगी। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से भारी बरसात की वजह से लगातार कई लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि कई खबरें ऐसे भी सामने आई जो पेयजल परियोजनाएं बारिश की वजह से प्रभावित हुई थी। बीते 24 घंटे की बात करें तो हल्के से मध्यम बारिश डिस्ट्रिक्ट सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो कसौली में 40 mm के आसपास रिकॉर्ड की गई थी, पांवटा साहिब में 20 mm, नाहन में 13 mm, धर्मशाला में 10 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। और मतलब इसमें ऐसा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही मतलब 1-2 स्थानों में ही बारिश रिपोर्ट की गई हल्की। और जो हमारे क्षेत्र हैं, अगर सोलन की बात करें जो एडवानी शिमला है, तो यहाँ और जो मंडी है वहाँ पे बारिश मतलब पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड नहीं की गई है। और आज भी देखिए 11 तारीख को संभावना ये है कि आज भी जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं और मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे 1-2 स्थानों में ही बारिश होने की संभावना है। हालांकि आज लेट नाइट से एक्टिविटी थोड़ी पिकअप करेगी और कल 12 तारीख और फिर 13 तारीख को संभावना है कि प्रदेश के जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे अधिकांश स्थानों में बारिश होने की संभावना है, लाइट टू मॉडरेट। और संभावना ये भी है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा, कांगड़ा है, ऊना, बिलासपुर और सोलन, सिरमौर है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में 12 और 13 तारीख को भारी बारिश भी हो सकती है। और इसके चलते 12 और 13 तारीख को हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर देखिए 14 तारीख से वेदर में थोड़ी कमी आएगी और फिर 14-15 तारीख को केवल जो हमारे जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे 1-2 स्थानों में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में 13 विधानसभा उपचुनाव के लिए बीते रोज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 89.04% मतदान हुआ है, जबकि हमीरपुर की अगर बात की जाए तो 67.72% मतदान हुआ है। और देहरा में आपको बता दें कि 65.42% मतदान हुआ है। जिसके साथ ही तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए आपको बता दें कि 13 प्रत्याशियों का भविष्य का फैसला हो रहा है। जनमत को बता दें कि 13 जुलाई को मतगणना के साथ सामने आएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल जो 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो बाई इलेक्शन हुआ है, उसमें जो देहरा में तो 65.4% वोटिंग रहा और नालागढ़ में बहुत अच्छी 79% रही और हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 67% से ज़्यादा वोटिंग रही है। अच्छी वोटिंग परसेंटेज रही है और सबसे अच्छी बात कि सारा जो इलेक्शन है वो बहुत ही पीसफुल तरीके से और विदाउट एनी एरर या विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अभी हमारा जो ऑफ कोर्स फाइनल फिगर्स जो है वो अभी अपडेट होंगी आज मॉर्निंग में। और जो हमारी काउंटिंग है वो 13th को है। 13th को 3 स्थानों पर ही काउंटिंग है और काउंटिंग के पश्चात जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। जी, ईवीएम की सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल है कि जिसमें 3 टियर सिक्योरिटी रहती है, जिसमें कि सीएपीएफ, स्टेट आर्म्ड पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 3 टियर सिक्योरिटी है। जो स्ट्रांग रूम्स के एंट्रेंस गेट्स पे सीसीटीवी कैमरास का प्रावधान रहता है, जिसकी फीड जो है वो बाहर भी कैंपस में दी जाती है, जिससे कि अगर कोई प्रत्याशी भी उसको या उसके एजेंट भी उसको फीड को देखना चाहें तो वो भी उसको देख सकते हैं। लेकिन वो उनको उसी कैंपस में आके ही दिखेगा, ऐसा ओवर इंटरनेट नहीं वो फीड दी जाती, तो वो आके उसको देख सकते हैं। और इसी प्रकार जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री पूरी उसमें रहेगी, कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता।
नाहन में सांसद सुरेश कश्यप ने बीएसएनएल की टेक्निकल एडवाइजरी की बैठक की है, जिसमें बीएसएनएल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है ताकि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को बीएसएनएल की बेहतर सुविधा मिल सके। इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल की सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में जल्द आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साथ ही साथ क्वालिटी सर्विसेज लोगों को मिल सके, क्योंकि आज हम देखते हैं कि दूरसंचार में बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हैं, लेकिन बीएसएनएल जो कि सबसे पुराना नेटवर्क है और पुराना ऑपरेटर है, एक बेहतर इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बेहतर सर्विसेज भी ये दे सके, उस पर ज्यादा फोकस दिया गया। क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं आज उनकी जो सर्विसेज हैं वो काफी महंगी होती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन बहुत महंगी हो रही हैं। और आज भी अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा बीएसएनएल का उपभोक्ता है, जो आज भी 2G फोन यूज करता है केवल सुनने के लिए, जिसको डाटा की आवश्यकता नहीं है, जो डाटा यूज नहीं करता, उसको बेहतर केवल वॉइस की सुविधा मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ आज के समय में जिस प्रकार से डिमांड जो 4G की हो रही है, उस दिशा में भी बीएसएनएल को आगे बढ़ाने के लिए हमने विस्तृत रूप से चर्चा भी की। हिमाचल का डेवलपमेंट प्लान बनाने की दिशा में राज्य के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आगे बढ़ रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैंडेट क्लियर की है कि संभावित आपदाओं से सुरक्षा के मद्देनजर बेहद आवश्यक हो गया है कि ग्राम और नियोजन दोनों ही आते हैं। ऐसे गांव और शहर की सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश का एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की योजना है। राज्य सरकार टीसीपी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। प्रदेश का एक ही डेवलपमेंट प्लान हो, इस संदर्भ में अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए गए। ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हम उपलब्ध कराएं, क्योंकि आवासीय जो ज़रूरतें हैं वो सबकी ज़रूरतें हैं। और हम जो पहाड़ी हमारी संस्कृति है, पहाड़ी शैली है, उसके मुताबिक हम लोगों को अच्छे आवास जो हैं वो प्रदान कर सकें। मेरी कोशिश होगी कि हम जगह जगह जो है सैटेलाइट टाउन बनाएं, और जो सैटेलाइट टाउन हैं ये किसी भी क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजन का काम करते हैं। और लोगों का जो रहन सहन है उसमें भी बदलाव आया है। लोग अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, जहां सड़क की सुविधा हो, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था हो, सीवरेज की सुविधा हो, स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा हो, प्ले ग्राउंड हो, पार्क हो, नियर बाई लोकेशन पे जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हों, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों। इस तरह की हम ज़मीनें जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने जो है आजकल ऑफर लोगों से मांगे हैं। लगभग 20 जगह से हमारे पास जो है उन लोगों ने अपनी लैंड सेल करने के ऑफर दिए हैं। सोलन में डेंगू अपने पैर इस बार फिर से फैलाना शुरू कर दिया है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कमर कस ली है। डेंगू से निपटने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी अमित रंजन ने बताया है कि नालागढ़, बद्दी और परवाणु में डेंगू के अधिक मामले प्रत्येक वर्ष आते हैं, लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग डेंगू के दस्तक से पहले ही पूर्ण रूप से तैयार है। डेंगू से दो चीजें हैं, तो बचाव कैसे किया जाए और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो इतना है कि अगर किसी को इन दिनों कोई फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बॉडी एक्स ज्यादा हो रही है, तो इमीडिएटली जा करके हॉस्पिटल में दिखाएं, नियरेस्ट हॉस्पिटल में, और डेंगू का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करवाएं। जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं वैसे उसका टेस्ट करवाएं। उसके बाद पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है। कोई स्पेसिफिक दवाई तो इसकी नहीं होती, लेकिन मॉनिटरिंग करते हैं, प्लेटलेट काउंट वगैरह को मॉनिटर किया जाता है, ताकि जो पेशेंट है वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए। प्रिवेंशन का जहाँ तक सवाल है वो है कि हम इसमें पानी को खड़ा न होने दें, या पानी को जो स्टोर कर रहे हैं वो 3 दिन से ज़्यादा स्टोर न होने दें। अगर स्टोर कर रहे हैं 3-4 दिन के लिए तो उसको ढक कर रखें।
कूलर का पानी जो है उसको हफ्ते में एक बारी चेंज करें, फ्रिज के पानी को एक बारी चेंज करें हफ्ते में। इस तरह की चीज़ें करके, ताकि जैसे टायर्स पड़े होते हैं, टायरों में पानी खड़ा रहता है, वो चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो चांसेस कम होंगे बीमारी फैलने के। सोलन शहर में लगातार मौसम बदल रहा है और मौसम के बदलने के कारण उसका गलत असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिख रहा है। कभी एकदम बारिश होती है तो कभी एकदम गर्मी का मौसम बन जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर छोटे बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में रोगियों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और ज्यादातर रोगी सिरमौर और शिमला में सोलन इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ, बरसात में जैसे कि आपको पता है कि पानी जो है गंदा आता है, कहीं पे ये चश्मे और बॉडी का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग दूर से, जैसे सिरमौर और कुछ एक एरियाज हैं, वहाँ से हमारे पास बच्चे उल्टी और ये दस्त करके ही आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे तो थोड़ी ज़्यादा, जिनको ज़्यादा दस्त लग जाते हैं, उनको तो हम वार्ड में ही एडमिट करके पूरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बाकी जिनको घर पे इलाज हो सकता है कि ORS वगैरह और पानी साफ़ बॉयल करके यूज़ करना है और गंदा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, खाने की चीज़ ढक के रखना है और पूरा खाने का भी वो रखना है। बाकी 1-2 केस जैसे जॉन्डिस के हमारे पास 5-10 दिन में आ जाते हैं, तो उनको भी भर्ती करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बाकी जैसा मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा ठंड हो जा रही है, कहीं पे थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है तो ठंडा गर्म से थोड़ा गले खराब और खांसी और वायरल फीवर के भी आ रहे हैं, तो उनको तो OPD बेस पे हम देख रहे हैं। इसमें यही है कि थोड़ा ठंडी खट्टी चीज़ें मत दो, पानी जो है बॉयल करके यूज़ करना है। सोलन की धरती आजकल सोना उगल रही है, क्योंकि सोलन के खेतों में उगने वाला टमाटर सोने से कम नहीं है। सोलन का किसान मालूम नजर आ रहा है। यहाँ तक सोलन का टमाटर हिमाचल के सबसे अधिक नकदी फसल सेब को भी मात दे रहा है। सेब और टमाटर बाजारों में एक ही दाम पर बिक रहा है। यही वजह है कि सोलन का किसान आज बेहद खुश नजर आ रहा है। बता दें कि पिछले वर्ष टमाटर के दाम किसानों को बेहद अच्छे मिले, इसीलिए इस बार उन किसानों ने भी टमाटर की खेती करना छोड़ चुके थे। 2-3 सालों से सेब का मुकाबला कर रहा है। इससे जिम्मेदार भी खुश है कि रेट अच्छे मिल रहे हैं। आज भी सोलन मंडी में 1200-1300 के आसपास ये रेट बिका है, तो लगभग सेब के बराबर है। इससे बहुत खुशी होती है जी, जिम्मेदारों को भी साहस बनता है। फिर लोग मेहनत भी करते हैं जब इसके रेट होते हैं, अदरवाइज लोग मेहनत भी नहीं कर पाते इसमें, जिम्मेदार लोग। बिल्कुल जी, देखो इसमें जो टमाटर में पेस्टिसाइड्स का खर्चा वो बहुत ज्यादा है। जब कम रेट हो तो इसमें जिम्मेदार को भी कुछ नहीं बचेगा। अब जैसे आजकल रेट है तो इस रेट में जिम्मेदार के लिए बेनिफिट है इसमें। अब ये पिछली बारी की तो उम्मीद नहीं कर सकते हम, जितना रेट पिछली बारी अच्छा वैसा तो नहीं करते, पर ये 25-30 से कम नहीं आना चाहिए रेट। सेब के मुकाबले में सेब से ऊपर ही बिक रहा है इस वक्त टमाटर को, पर थोड़ा टमाटर इस बार फट रहा है थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वैसे टमाटर ठीक बिक रहा है, आढ़तियों ने काफी साथ दे रखा है किसानों का। लेकिन जो टमाटर की बात है सोलन की, वो कहीं नहीं है। आपने देखा हुआ हिमसोना कितना अच्छा है। दूसरा टमाटर थोड़ा सस्ता है, 30 तक बिकता है, हिमसोना 40-45 के करीब बिक रहा है, आज भी बिका है। सोलन की सेब मंडी में सेब ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिलहाल अभी सेब मंडी अपने पूरे यौन पर नहीं आई है। अभी कुछ ही पार्टियां अब सोलन की पहुंची हैं। यहाँ आने वाले सेब के व्यापारियों और बागवानों को किसी भी दिक्कतों की परेशानी नहीं करना पड़ रहा है। इसी के लिए APMC ने पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और वहीं APMC सोलन के चेयरमैन रोशन ठाकुर ने बताया है, जानकारी दी है कि सड़क पर किसी भी तरह से यातायात प्रभावित ना हो, इसके लिए SP सोलन से मिलकर एक रणनीति भी तैयार कर ली गई है। बिल्कुल, हमारे सोलन की भी मंडी में और परमाणु में भी पिछले 2-3 दिन से सेब आ रहा है। और जो हमारी सोलन की मंडी है इसमें लगभग 1071-72 बॉक्स तक आ चुके हैं। और परमाणु मंडी में भी 600 कुछ बॉक्स जो है वो पहुंच रहे हैं, जो अर्ली वैरायटी का सेब है। लगभग रेट जो 20 kg की हमारा यूनिवर्सल कार्टन में जो सेब आ रहा है वो 600 से 1400 रुपए तक उसका रेट मार्केट में मिल रहा है वैरायटी के हिसाब से। और जो 10 kg का है वो भी 300 से 350 या 400-500 तक बिक रहा है। बाहर से जितने भी हमारे व्यापारी लोग आ रहे हैं या हमारे जो बागवान हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए हमने पिछले हफ्ते ही मीटिंग की है, पूरी तैयारी की है। सारी हमारी जो सेब सीजन में लॉ एंड ऑर्डर रहेगा उसके लिए भी हमारी SP सोलन से बैठक हो चुकी है। और उसमें हम लोगों ने सारे जितने भी हमारे यहाँ पे
आरती है उनकी डेटा हम ले रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर कांगड़ा में आयकर विभाग और ईडी की रेड से हिमाचल में सियासी हलचल तेज हो गई है। रेड के बाद सीएम सुक्खू को विपक्ष ने निशानों पर लेना शुरू कर दिया है। ये रेड स्टोन क्रशर और होटल मालिक पर की गई है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईडी का शिकंजा, ईडी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री के करीबियों पर ईडी की दबिश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्वाचन क्षेत्र नादौन में बीते कुछ दिनों पहले आयकर विभाग और ईडी की दबिश ने हिमाचल स्थित दिल्ली में सियासी हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी ईडी के निशाने पर है। अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा। अवैध खनन में करोड़ों के वारे न्यारे से जुड़े दस्तावेज मिलने का दावा किया जा रहा है। अब अगर आयकर की रेड के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज कर लिया तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सियासी विरोधियों के निशाने पर आ जाएंगे। ईडी ने धन शोधन को लेकर जांच की है। नादौन और कांगड़ा के स्टोन क्रशर के मालिक सीएम के करीबी हैं और कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य हैं। ईडी को नगद लेन देन के भी साक्ष्य मिले हैं। एक ही खाते में करीब 8 करोड़ से अधिक की अवैध नकदी जमा हुई है। यही नहीं, सीएम के इसी करीबी कारोबारी को कई सरकारी टेंडर भी मिले हैं। इन सब को लेकर बीजेपी तीव्र विरोध की रणनीति बना रही है। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से ही हिमाचल में सियासी तूफान आना तय है। मामले में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। मामला क्या है? सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के आयकर, शराब और सिविल ठेकेदारों की ओर से जांच में मुख्यमंत्री सुक्खू के करीबियों के पास से भारी नकदी और बेहिसाब लेन देन को संभाल रहे हैं। इस मामले में एपीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम की एक फर्म पर रसीदों का बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने का संदेह है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर किए गए भूमि अधिग्रहण के लाभार्थियों में मुख्यमंत्री के करीबी भी शामिल हैं। उनकी ओर से जमीन खरीदी गई। ये जमीन 2015 में 2,60,000 रुपए में खरीदी गई थी, जिसे 2024 में HRTC 6.72 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया गया। ऐसे में ये आरोप लगाया गया है कि ये सरकारी खजाने को लूटने की एक योजना थी और खरीद से अत्यधिक ऊंची दरों पर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। वहीं अब इस मामले पर विपक्ष सुक्खू सरकार को जमकर घेरती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक ओर जहां सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधने से नहीं चुके। एक ओर जहां कई कारोबारी पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब विपक्ष सुक्खू सरकार का इन कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 18 महीने के कार्यकाल में सरकार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को लेकर के है, कुछ जगह इनकम टैक्स ने, कुछ जगह ईडी ने कार्रवाई की है हिमाचल प्रदेश में, और संभवतः वो सारी कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई नहीं है। वो कार्रवाई कुछ व्यवसायों के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सूचनाएं छन करके आ रही हैं, जो जानकारी के रूप में आ रही हैं, उसमें बातें यही आ रही है। इसमें भी वो ऐसे लोग हैं जिनको सरकार का बहुत बड़ा संरक्षण के साथ, गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी। ईडी सीबीआई के छापे कांग्रेस से किस तरह से जयराम जी किससे मिले किससे नहीं मिले ये उनका विषय है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर ठीक है वो मिले होंगे। अब ईडी अगर जो अपना काम करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करना, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मगर ठीक है नॉर्मल होती है। ये भी
एक प्रोसेस है, एक राजनीतिक जो ड्रामा है, राजनीतिक जो एक कल्चर है, उसका हिस्सा है ये। उस कल्चर के तहत, उस हिस्से के तहत हिमाचल प्रदेश में आई है। अब उनके हाथ क्या लगा क्या नहीं लगा वो तो समय आगे की बात है, मगर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कोई निमित्ताएं हैं या कोई ऐसा हुआ होगा। कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में आए सुधीर शर्मा उपचुनाव के दौरान भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमलावर थे। सुधीर शर्मा अब उपचुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी से विधायक हैं। उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुधीर शर्मा पर निरंतर तीखे वार किए थे और उन्हें बागियों का सरगना बताया था। सुधीर शर्मा ने भी सिलसिलेवार आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सीएम सुक्खू के करीबी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब नए धमाके से हिमाचल की सियासत में हलचल मची हुई है। सुधीर शर्मा पहले भी सीएम के ओएसडी पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप लगा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने जो दबिश दी, छापेमारी हुई, कुछ क्रशरों पर, कुछ जो है वो होटल मालिक हैं उनके ऊपर, और कुछ जमीनों का जो लेन देन प्रदेश के अंदर हुआ है, और ये सब लोग मुख्यमंत्री कार्यालय, उनके चुनाव क्षेत्र और मुख्यमंत्री के करीबी लोग जिनके ऊपर ये छापेमारी हुई, बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए हैं। कई जमीनें, बहुत सारी धनराशि और भी अन्य सामग्री जो है वो इन ठिकानों से मिलने के बाद जो है जब तथ्य सामने आए हैं, तो ये पहली बार इस पहाड़ी प्रदेश में देवभूमि में ये हुआ है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो अभी केवल 16 महीने की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की, उसके संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार जो हुआ ये उजागर हुआ है। हमीरपुर कांगड़ा में आयकर विभाग और ईडी की रेड से हिमाचल में सियासी हड़कंप मच गया है। अब देखना ये होगा कि ईडी और आईटी विभाग की जांच की आंच और तेज होगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हिमाचल प्रदेश के कुछ कारोबारियों पर ईडी और आईटी ने कार्रवाई की है। इन कारोबारियों के तार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुड़े होने की बात भी कही जा रही है। इस मामले पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर हिमाचल में केंद्रीय एजेंसियों को लाने का काम कर रहे हैं। चुनाव हुए हैं, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद ये फिर बाज नहीं आए। अभी 3 जो निर्दलीय जिनका इन्होंने दल बदल कराकर, जिनका इस्तीफा कराकर दोबारा से जो है चुनाव में इनको खड़ा किया, इन चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए अब जयराम जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई हिमाचल के हक में कोई केंद्र से कोई हमें सौगात लेके नहीं आते हैं। और ये तो वो मुख्यमंत्री थे, जब वो डबल इंजन की बात करते थे तब भी उस समय जो है बैरंग लौटते थे, परंतु अभी ये जो है बैरंग नहीं लौट रहे हैं, सौगात लेके नहीं आ रहे हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं ईडी या सीबीआई लेके आते हैं। अब आप बताइए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे पहली बार ये हुआ कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी और सीबीआई का रेड ठीक चुनाव के दिनों में लगा। इस किस्म की वारदात, हम कहते हैं उसको वारदात क्योंकि ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत बड़ी जो हमारे बीजेपी ने किया है, उससे हिमाचल बदनाम हुआ है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।